हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम अपना नया लेक्चर देखेंगे सॉलिड स्टेट का। हमने 3 लेक्चर पढ़ लिए हैं। पहले लेक्चर में हमने शुरुआत के 3 पॉइंट्स देखे थे, सेकंड लेक्चर में मैंने 2 पॉइंट्स और देखे थे, और थर्ड लेक्चर हमने पूरा तीसरे 1.6 पॉइंट पर लगाया था। और खुशी की बात यह है कि आप लोगों को पैकिंग समझ में आई। 3D पैकिंग भी बच्चों को समझ में आ गई। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई, उन्होंने NCERT पढ़ी और उनको भी समझ में आई। आपके कमेंट्स मैंने पढ़े, ठीक थे, अच्छे थे। इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी लोगों ने बोला कि समझ में आ गई, तो एफर्ट्स रंग लाया। कुछ लोगों की क्वेरी थी कि सर इस पे क्वेश्चंस करवा दीजिएगा, तो मैंने स्पेशली 2 क्वेश्चन आपके लिए अच्छी क्वालिटी के इस पर ढूंढ के रखे हैं। तो सबसे पहले हम वही करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो। इससे पता चलेगा कि आप लोगों को पैकिंग कितने अच्छे से समझ में आई है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ ऑर्डरिंग क्लोज्ड पैक शीट ऑफ इक्वल साइज्ड स्फीयर डू नॉट जनरेट क्लोज्ड पैक लेटिस। मतलब यह नीचे 4 तरीके की पैकिंग लिखी हुई है। इसमें से मुझे बताना है कि कौन सी पैकिंग से मेरा क्लोज्ड पैक्ड लेटिस नहीं बनेगा। तो अब याद करो कल का लेक्चर और ये सोचो क्लोज्ड पैक्ड लेटिस कब बना था। तब जब मेरी पैकिंग अच्छी हुई थी। और पैकिंग कब अच्छी हुई थी? जब मेरी जगह ज्यादा फिल हो गई थी। जगह कब ज्यादा फिल हुई थी? जब मैंने अपनी लेयर के अंदर बनने वाले वॉइड्स के अंदर भी अपनी कोई ना कोई एटम्स की लेयर को रखा था। मतलब मैंने सेम लेयर को रिपीट नहीं किया था, तब मेरी पैकिंग अच्छी हुई थी, है ना। जब मैंने ए लेयर रखा, बी लेयर रखा, और बी में जो ए और बी के द्वारा जो वॉइड बन रहे थे, अब मैंने तीसरी लेयर उसके ऊपर रख दी, तो मेरी पैकिंग वो वाली अच्छी हो गई। अगर मैं उसी के नीचे रख देता तो क्या होता, वॉइड्स मेरे बनते ही चले जाते। तो अब जरा इसमें पैकिंग पर नजर डालो। पहली लेयर ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, मतलब तीनों लेयर अलग अलग हैं। हाँ ठीक है, अच्छी पैकिंग लग रही है। पहली लेयर ए, फिर बी, फिर ए, फिर सी, इसमें भी अच्छी लग रही है क्योंकि एक के नीचे दूसरी लेयर कहीं पर भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहली लेयर ए, दूसरी लेयर बी, तीसरी लेयर भी बी। ये क्या हुआ? मतलब सेम लेयर के ऊपर सेम लेयर आ चुकी है। मतलब मेरे वॉइड को मैंने फिल नहीं किया, इसलिए इस पैकिंग के द्वारा जो लेटिस बनेगा वो क्लोज्ड पैक्ड लेटिस नहीं कहलाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। ये चीज समझ में आई? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कंसेप्चुअल, ठीक है ना। अब बिल्कुल इसमें पूरा कंसेप्ट लग रहा था, कहीं पर भी कोई फॉर्मूला फिट नहीं हुआ। अगर आपको वो चीज नहीं पता होती, अगर आप उतने डिटेल में नहीं पढ़ते, तो ये क्वेश्चन फिर सॉल्व ना होता, ठीक है ना। इसीलिए वो चीजें जरूरी हैं, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कंसेप्चुअल। अब जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता होगा ना, जिसने वो कंसेप्ट नहीं पढ़ा होगा, उसके लिए क्वेश्चन बहुत हुआ है। लेकिन जिसको वो कॉन्सेप्ट आता होगा, उसके लिए क्वेश्चन बहुत लल्लू था। चलो आगे बढ़ते हैं। शानदार क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत सिंपल है। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो और देखो क्या आता है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? इन अ हाइपोथेटिकल सॉलिड सी एटम्स आर फाउंड टू फॉर्म क्यूबिकल क्लोज्ड पैक्ड लेटिस। याद करो वो क्या बना रहा है? सीसीपी लेटिस बना रहा है। सीसीपी मतलब एफसीसी, ठीक है। चलो किसके द्वारा? सी एटम्स के द्वारा। मतलब सी मेरे लेटिस पॉइंट्स पर होंगे, मतलब सी मेरे कॉर्नर्स पर होंगे और सी मेरे फेस पर होंगे। इतनी बात समझ में आ गई पहली लाइन से? आगे बढ़ते हैं। ए एटम्स ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कल ही मैंने आपको बताया था टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां पर होते हैं? बॉडी डायगोनल पर। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड बी एटम्स ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो बी एटम कहां पर होते हैं? एज सेंटर पर और बॉडी सेंटर पर, ठीक है। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। There is no distortion in CCP lattice of C atom. Now if a plane as shown in figure कट कर गए then cross section। मतलब अब मुझे बताना है कि मैंने उस क्यूब को जिसमें ये इतना तामझाम हो रहा था, उसको मैंने इस शेप में काटा, इस शेप में काट दिया, और इस शेप को मैंने बाहर निकाल लिया। तो अब मुझसे पूछ रहा है इस शेप पर आने वाले वो एटम्स कौन कौन से होंगे और उनके द्वारा क्या क्या अरेंजमेंट बना होगा, वो इनमें से मुझे देख के बताना है।
तो वीडियो को पॉज करो और सोचो कौन कौन से एटम होंगे। क्वेश्चन बहुत सरल है, हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो पहले उसने मुझसे बोला है सी मेरा लेटेस्ट पॉइंट पर है, तो लेटेस्ट पॉइंट ढूंढो कहाँ कहाँ होगा। यहाँ, 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 ठीक है। यहाँ पर सारे कॉर्नर्स पर होगा, ठीक है। मैं अपने इंपॉर्टेंट कॉर्नर्स दर्शा रहा हूँ बस। और कहाँ पर होगा? फेस सेंटर पर। तो इस स्लाइस पर मेरे कितने फेस सेंटर आ रहे हैं? एक यहाँ पर और एक ये नीचे वाले का फेस सेंटर। मतलब मेरे एक लाइन में 3 सी एटम आ रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी। याद करो मेरी सेकंड वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये याद रखना किसमें कौन कौन से एटम टच हो रहे हैं। तो फेस सेंटर वाले में मेरे कॉर्नर्स एटम आपस में टच नहीं होते। क्यों? क्योंकि फेस सेंटर बीच में घुस जाता है और वो डिस्टर्ब करता है। तो मेरी जो लाइन बनती है वो कहां पर बनती है? फेस डायगोनल पर। तो अब चलो ऑप्शन पे चलते हैं। 3 सी एटम ऊपर होने चाहिए, 3 सी एटम नीचे होने चाहिए लाइन से। क्या इसमें है? नहीं है, ये ऑप्शन कैंसिल हो चुका है। इसमें है, हाँ, ऊपर भी सी नीचे भी सी, ये चलेगा। इसमें है ऊपर भी सी नीचे भी सी, ये भी चलेगा। इसमें है ऊपर भी सी नीचे भी सी। अभी तक मेरा केवल एक ऑप्शन कटा है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए एटम्स ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। मतलब ए एटम मेरा कहां पर है? बॉडी डायगोनल पर। बहुत अच्छी बात है। बॉडी डायगोनल मेरी यहां से कितनी बन सकती हैं? देखो एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होती हैं। एक बॉडी डायगोनल मेरी ये वाली बनेगी, एक बॉडी डायगोनल मेरी ये वाली बनेगी। बहुत बढ़िया। मतलब एक टेट्राहेड्रल वॉइड मेरा यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर होगा। 4 टेट्राहेड्रल वॉइड मेरे हैं इसमें, ठीक है। मतलब मेरा इस स्लाइस में 4 जगह पर ए एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। क्या यहां पर ए है? बिल्कुल, यहां पर तो ए ही नहीं है, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो चुका है। यहां पर 4 ए हैं, हाँ हैं, ये रहे। क्या यहां पर 4 ए हैं? बिल्कुल हैं। अब वो बोल रहा है बी एटम्स मेरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर होता है? बॉडी सेंटर पर और एज सेंटर पर। तो इसमें एज मेरी कौन कौन सी आ रही है? एक ये वाली और एक ये वाली। तो एक यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, एक यहां पर, और एक बॉडी के बीचों बीच में होगा। मींस इसमें मेरे 3 बी एटम आ जाएंगे। 3 बी एटम इसमें हैं? बिल्कुल हैं। 3 बी एटम इसमें हैं? बिल्कुल हैं। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? सी और डी एटम में, सी और डी ऑप्शन में मेरी सारी चीजें सेम हैं। तो अब मुझे थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी। क्या उसने बोला है सीसीपी पैकिंग? सीसीपी पैकिंग में याद करो कल मैंने आपको क्या बताई थी? पैकिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, पैकिंग इफिशियंसी कितनी आती है? 74%। कितनी? 74%। 74% का मतलब है मेरा वो जो स्ट्रक्चर है वो पैक्ड तो है बट कंप्लीटली पैक्ड नहीं है। इस वाली पैकिंग को देखो और इस वाली पैकिंग को देखो, ये जो मेरा स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली पैक्ड है, कहीं पर भी मुझे स्पेस ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है ना। मतलब ये पैकिंग तो मेरी लगभग मुझे 90% वाली लग रही है, कुछ कुछ कि लगभग यहाँ पर पैकिंग कुछ 90-95% हो रही है। क्यों? कितना कम वॉइड है यार, देखो खुद। लेकिन यहाँ पर मुझे ये बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हाँ लगभग कुछ 74% टाइप की पैकिंग है। इसलिए इसका आंसर मेरा क्या होगा? सी ऑप्शन। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, सारे कॉन्सेप्ट को निचोड़ के रखवा लिया इस एक क्वेश्चन में, ठीक है। इसलिए वो सारे कॉन्सेप्ट जरूरी थे। अब आपको समझ में आया होगा। HCP और CCP के जो इंटरनल वॉइड्स पर भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी हैं, वो मैं आपको चैप्टर के एंड होने के बाद इकट्ठे कराऊंगा, ठीक है ना। आज के लिए केवल बस 2 ही क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। किसी एक का मैसेज आया था मुझे कमेंट पर कि इस पे क्वेश्चन करा दीजिएगा, तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से करा दिए। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन में मजा आ गया होगा। चलो अब हम पढ़ेंगे आज पैकिंग इफिशियंसी। कल हमने पैकिंग इफिशियंसी का मतलब समझ लिया था, मम्मी वाला एग्जाम्पल है ना, कि मम्मी ने बैग सेट किया तो ज़्यादा पैकिंग इफिशियंसी आई। क्यों आई? क्योंकि उन्होंने मेरा ज़्यादा स्पेस कवर कर लिया। एक्चुअली में पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या था कि टोटल स्पेस मेरा कितना है और उसमें से मेरा कितना स्पेस भर गया इनटू 100। मैंने आपसे बोला था ना जब भी पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूंगा तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
तो वही मेरा नीचे लिखा हुआ है क्या, पैकिंग इफिशियंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। मतलब पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टू स्पीयर इन द यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100। क्या मतलब है, पैकिंग इफिशियंसी का मतलब है कि टोटल स्पीयर्स के द्वारा मेरा कितना वॉल्यूम कवर किया जा रहा है, मतलब मेरे मम्मी द्वारा कितना बैग का स्पेस कवर किया जा रहा है और टोटल बैग का स्पेस कितना है इनटू 100। ठीक है, ये होती है मेरी क्या, पैकिंग इफिशियंसी। अब मैं बात करता हूं पैकिंग इफिशियंसी में आगे। देखो, पैकिंग इफिशियंसी इन सीसीपी यूनिट सेल। अब मैं अपनी सीसीपी यूनिट सेल में पैकिंग इफिशियंसी निकालने जा रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं सीसीपी यूनिट सेल को ऑब्जर्व करूंगा। मैंने आपको बताया था सीसीपी यूनिट सेल कैसी होती है। सीसीपी यूनिट सेल जब भी मेरे दिमाग में आएगी तो मैं क्या करूंगा, एफसीसी को इमेजिन करने लगूंगा। अब मैंने एफसीसी को जब इमेजिन किया तो एफसीसी में मेरा क्या होता है, कॉर्नर्स पर एटम होते हैं और फेस सेंटर पर एटम होते हैं। ठीक है, अब फेस सेंटर पर एटम होने की वजह से मेरे कॉर्नर्स के एटम आपस में टच नहीं करते हैं। ये सब बातें पुरानी रिवाइज करवा रहा हूँ, अभी मैंने कुछ भी नया नहीं बोला। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने इतना समझ लिया तो अब मैं क्या बोलूँगा कि मेरे फेस सेंटर से टच होने वाली लाइन आपस में एटम्स को टच कर रही है। मतलब क्या है कि ये देखो, ये मेरा एक कॉर्नर पर एटम, ये मेरा दूसरा कॉर्नर पे एटम, और इन दोनों के बीच में एक मेरा एटम कहाँ पर है, फेस सेंटर पर, और ये तीनों आपस में टच कर रहे हैं। ठीक है, इसको इधर की साइड देख लो, ये मेरा एक एटम, ये मेरा यहाँ पर दूसरा एटम होगा, और सॉरी ये आगे वाला फेस है ना, और यहाँ पर एक सामने वाले फेस के फेस सेंटर पर, और ये तीनों एटम आपस में क्या कर रहे होंगे, टच। इस तरीके से होगा कुछ। ठीक है, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। अब एक बात देखो, अगर मैं बोलूं कि ये मेरा एक ट्राइंगल बन रहा है तो इसमें किसी को बुराई नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात मैंने क्या बोली, सपोज मेरी इस क्यूब की साइड क्या है, ए। ठीक है, तो ये भी मेरी क्यूब की साइड है, ये कितनी हो गई, ए, और ये भी मेरी क्यूब की साइड है, ये भी कितनी हो गई, मेरी ए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये मेरा एक राइट ट्राइंगल है, तो मैंने पाइथागोरस से ये वाली साइड भी निकाल ली, इसको मैंने बोला बी, और जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, √2a। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, ये मेरी साइड कितनी आ गई, √2a। बहुत अच्छी बात है। अब ये एक्चुअली में अगर मैं इस साइड को रेडियस के टर्म में देखूं तो कितनी रेडियस आ रही है उस चीज को देखो। देखो, इतनी रेडियस मेरी इसकी, आधी रेडियस इसकी, फिर से आधी रेडियस इसकी, और आधी रेडियस इसकी। मतलब इसकी डायामीटर बीच वाले सर्कल की, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, मतलब टोटल मेरी 4r आ गई। ठीक है, और 4r इज इक्वल टू क्या है, √2a के बराबर। तो अगर मैं यहां से a और r में रिलेशन निकालूं तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 4r अपॉन √2, मतलब 2√2r। सिंपल मैथमेटिक्स थी, अभी तक मेरी केमिस्ट्री यूज नहीं हुई है, और यहां से मुझे एक a और r में रिलेशन मिल चुका है। अभी तक केवल मैंने इतना किया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला याद करो, मैंने क्या बोला था आपको, टोटल नंबर ऑफ स्पेस, मतलब टोटल स्पेस जो मेरा एक्चुअली में कवर्ड किया जा रहा है किसके द्वारा, स्पीयर्स के द्वारा। ठीक है, तो अब मैंने आपसे बोला कि एक एफसीसी लैटिस है। ठीक है, उसमें एक एटम के द्वारा, अगर मैं उसमें एक एटम रख दूं तो सपोज मेरा वो स्पेस घेरता है 2 सेंटीमीटर क्यूब का। ठीक है, एक क्यूब में। अब मैंने आपसे बोला एफसीसी में वही एटम्स मेरे, मतलब पूरा जो मेरे टोटल एटम्स हैं वो कितना स्पेस घेरेंगे। तो मुझे मालूम है कि एफसीसी में जो पूरा कंट्रीब्यूशन आता है एटम्स का वो किसके बराबर आता है, 4 के बराबर, है ना, क्योंकि कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन पूरा 1/8 इंटू 8 करके 1 आता है, और फेस का 1/2 इंटू 6 करके 3 आता है, तो 3 + 1 4। ठीक है, तो एफसीसी में मेरा जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 4 एटम्स का, और एक एटम कितना घेरता है, 2 सेंटीमीटर क्यूब, तो 4 एटम मिलकर कितना घेरेंगे, 8 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे मैंने निकाला कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है, Z इंटू उसके द्वारा कवर्ड होने वाला वॉल्यूम, है ना। बहुत अच्छी बात है।
तो अब मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला आपसे, ये सेल मेरी यूनिट सेल कैसी थी, FCC, तो इसमें टोटल एटम्स कितने हो गए, 4, ठीक है। और एक एटम के द्वारा कवर्ड करने वाला एरिया कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों, एरिया ऑफ स्फीयर है ये, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, 4/3 पाई आर क्यूब। मेंसुरेशन में आपने पढ़ा होगा ये वाली चीज 9th क्लास में, 4/3 पाई आर क्यूब, वही फ्रस्टम वाला चैप्टर जो सबसे ज्यादा बोरिंग लगता था, हाँ ठीक है ना। तो उसमें क्या पढ़ा होगा आपने, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या लिखूंगा मैं, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मेरा किसका है, क्यूब का, वो कितना होता है, A क्यूब, ठीक है। अब मैंने पीछे अपना A और R में रिलेशन निकाल रखा है, देखो ये रहा, A इज इक्वल टू 2√2R, तो A की जगह मैं 2√2R का क्यूब लिख सकता हूं, वेरी गुड, मैंने वही किया है। देखो तो ऊपर मेरा क्या आ गया, एटम्स के द्वारा कवर करने वाला वॉल्यूम, और नीचे मेरा क्या आ गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, और इनटू 100। और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरी जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आई वो कितनी आई, 74%। और कल मैंने आपको यही पैकिंग एफिशिएंसी रटवाई भी थी। एक्चुअली में आंसर कितना आएगा, 0.74, और इनटू कर दिया 100, इसलिए मैंने क्या बोल दिया, 74%, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये मेरी थी पैकिंग एफिशिएंसी किसमें, CCP लैटिस में। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं बात करता हूं अपनी किसमें, BCC में। देखो अब इसमें क्या होगा, BCC में क्या है, मेरा कॉर्नर्स पर तो एटम्स हैं ही हैं, बीच में बॉडी सेंटर पर भी एटम है, मींस अब भी मेरे कॉर्नर्स वाले एटम आपस में टच नहीं कर रहे हैं। ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए। याद करो वो वाला डायग्राम जिसमें बीच में हरे कलर का तरबूज रखा हुआ था, सेकंड लेक्चर का, है ना। मैंने आपको BCC को बहुत अच्छे से इमेजिन करवाया था, और उसमें कॉर्नर्स वाले एटम का थोड़ा थोड़ा पोर्शन आ रहा था, वो एक्चुअली में हम जान चुके हैं कितना था, 1/8 का। तो चलो इसी को देखते हैं। अब इसमें जो लाइन ज्वाइनिंग होगी, मैंने आपको बताया था वो क्या होगी, बॉडी डायगोनल। क्यों, क्योंकि सेंटर का एटम, वो सॉरी कॉर्नर का एटम एक है ना, और फिर ये जो बॉडी डायगोनल का, जो बॉडी मतलब बॉडी सेंटर पर जो एटम है, और फिर उसके बाद अगले फेस का एक और कॉर्नर का एटम। अब इसको आप इमेजिन कैसे करोगे, इसको अपने रूम में इमेजिन करो, किसी एक कॉर्नर को पकड़ लो, है ना, और अपने बीच में बॉडी सेंटर पर भी एक एटम इमेजिन करो, ठीक है। और फिर उस कॉर्नर के जो अपोजिट में नीचे की तरफ कॉर्नर है उसको इमेजिन करो, वो तीनों एटम आपस में टच हो रहे हैं, इस तरीके से सोचो। तो वहां से जो मेरी लाइन ज्वाइनिंग होगी, अब मैं उसके थ्रू A और R में रिलेशन निकालने जाऊंगा। तो अब मुझे उस जो मेरी लाइन ज्वाइनिंग है उसकी मुझे A और R में रिलेशन निकालना है, उसके लिए मुझे उस लाइन की लेंथ पता होनी चाहिए। अब वो मेरी फेस डायगोनल नहीं है, अब वो मेरी बॉडी डायगोनल है, तो उसकी लेंथ कितनी आएगी वो देखते हैं। चलो देखो, सबसे पहले मुझे ये पता है कि ये वाली लेंथ मेरी कितनी है, A, ये वाली लेंथ मेरी कितनी है, A, बहुत अच्छी बात है। तो मेरी ये वाली लेंथ कितनी आ गई, ये मेरी फेस डायगोनल की बात कर रहा हूँ, कितनी आई, √2a, अभी तो निकाली थी पाइथागोरस से पिछले वाले क्वेश्चन में। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब देखो इन ट्राइंगल AFT, मतलब ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसमें मुझे इसकी लेंथ पता है कितनी है, A, मुझे इसकी लेंथ भी पता चल गई कितनी है, √2a, और मुझे इसकी लेंथ पता लगानी है। अब एक्चुअली में ये भी एक राइट ट्राइंगल है जिसका यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैथमेटिक्स चल रही है, कोई भी केमिस्ट्री वाली बात नहीं चल रही है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आपकी मैथमेटिक्स वीक है, केमिस्ट्री का अभी तक इसमें कुछ लगा ही नहीं है, ठीक है ना। ये सारी मैं एक क्यूब में मैथमेटिक्स लगा रहा हूँ पूरी, और यहाँ से यहाँ मैंने पूरी कैलकुलेशन भी शो की है। इन ट्राइंगल AFT में मैंने इस साइड को मान लिया क्या, C, ठीक है ना, जो मैं निकालने जा रहा हूँ, और मेरी C की वैल्यू कितनी आई, √3a। किसी को नहीं समझ में आया हो तो सिंपल सी याद कर लो कि फेस डायगोनल पर आने वाली जो लेंथ है उसकी फेस डायगोनल की जो लेंथ होती है वो होती है √2a, और बॉडी डायगोनल की जो लेंथ होती है वो होती है √3a। अब यही चीज याद करो, मैंने आपको क्या बोला था, टेट्राहेड्रल वॉइड मेरे कहां पर प्रेजेंट होते हैं, बॉडी डायगोनल पर, है ना, और एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड आते हैं। अब मैं आपको ये वाली चीज बता रहा हूं कि वही जो मेरे टेट्राहेड्रल वॉइड आते हैं वो
कॉर्नर एटम से √3/4 की डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं। मतलब इस वाले कॉर्नर एटम से इधर √3/4 डिस्टेंस पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा और इधर वाले कॉर्नर से √3/4 डिस्टेंस पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा। इसलिए एक बॉडी डायगोनल पर दो टेट्राहेड्रल वॉइड आएंगे। ठीक है, ये वाली बात आपको पता थी कि दो टेट्राहेड्रल वॉइड आते हैं। मैंने अब आपको ये वाली बात और बता दी कि वो जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो √3/4 डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहां से? कॉर्नर एटम से। इस बात को याद रखना। चलो अब बात करते हैं आगे। मेरे पास बॉडी डायगोनल की लेंथ आ गई √3a। अब एक्चुअली में √3a किसके बराबर है? फिर से 4r के बराबर है ना, क्योंकि आधी रेडियस इसकी, आधी इसकी और पूरी इसकी। तो r और 2r, तो कितनी हो गई? 4r। और यहां से मेरा r और a में एक रिलेशन निकल के आ गया। बहुत अच्छी बात है। अब देखो BCC में एक्चुअली एटम्स कितने होते हैं? 2, है ना। क्यों? क्योंकि जो कॉर्नर्स पर एटम है उनका कंट्रीब्यूशन कितना? टोटल 1। और जो बॉडी डायगोनल पर है उसका तो अपना 1 होता ही है। Z की वैल्यू कितनी आती है BCC में? 2। ये सब हम पीछे निकाल चुके हैं, अभी तक कुछ भी नया नहीं किया। ठीक है, अब मैं क्या निकालने जा रहा हूं? पैकिंग इफिशियंसी। तो देखो इसमें पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकाली है? मैंने ऊपर क्या रखा हुआ है? अपना वॉल्यूम ऑफ क्यूब, नहीं सॉरी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है ना, एटम के द्वारा कितना स्फीयर आया, तो उसके लिए मैंने क्या क्या यूज किया है? 2 तो मेरे एटम थे और 4/3 πr³ क्या हो गया? मेरे एटम का वॉल्यूम। और नीचे मैंने क्या रखा है? a³ और a की वैल्यू और r के टर्म में मैंने रख दी। और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर कितना आया? 68%। सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ भी नया नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं निकालने जा रहा हूं किसमें? SCC में पैकिंग एफिशिएंसी। और ये सबसे सिंपल पैकिंग एफिशिएंसी है और इसको मैंने सबसे लास्ट में डाला है। कितना अत्याचारी हूं मैं, देखो बना हुआ तो है, ये रहा। ये बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि अब इसमें मेरे कॉर्नर्स वाले एटम टच हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कॉर्नर्स वाले एटम टच हो रहे हैं। इसकी लेंथ मैंने क्या मान ली? a। तो ये आधी रेडियस r, ये आधी रेडियस r, a = 2r। इसमें तो सिंपली रिलेशन आ गया। और SCC में z कितना होता है? 1। सब कुछ इसमें बहुत सिंपल है। तो मैंने क्या किया? 1 × 4/3 πr³ और अपॉन a³। a की वैल्यू कितनी आई? 2r। तो 2r का क्यूब कितना आ गया? 8r³। और इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरी आंसर कितना आया? 52.4%। ठीक है, ये भी मेरी किसकी आई? SCC की पैकिंग। तीनों पैकिंग निकल चुकी है। मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि हम किसकी निकालेंगे? 3D डायमेंशन में जो मेरी पैकिंग होती हैं उनकी मैं पैकिंग इफिशियंसी आपको निकाल के बताऊंगा। ठीक है, क्यों? 2D के अपने कोर्स में नहीं है। 2D की मैंने आपको रट्टा मरवा दी थी। कितनी थी? एक की 90 पॉइंट कुछ थी, 90.5, और एक की कुछ 78 पॉइंट कुछ थी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं डेंसिटी की। अब मुझे अपनी सॉलिड की डेंसिटी निकालनी है। सॉलिड की डेंसिटी मैं कैसे निकालूंगा? मैं अपनी यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल लूंगा। जो मेरी यूनिट सेल की डेंसिटी होगी वही मेरी क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी होगी, है ना। क्यों? क्योंकि मेरी यूनिट सेल ही तो मिलकर उस क्रिस्टल लैटिस को बना रही है। तो एक्चुअली में अगर जिस प्रपोर्शन से मेरा मास बढ़ेगा उसी प्रपोर्शन से मेरा वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो फ्रैक्शन आएगा वो तो सेम ही आएगा। तो मैं अगर अपनी यूनिट सेल की निकाल लूं डेंसिटी, तो क्या होगा? मुझे अपने क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी मिल जाएगी। अब डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल 1 किससे रही है? यूनिट सेल बन रही है उसमें प्रेजेंट होने वाले एटम से। तो एक्चुअली में यूनिट सेल में मैं मास किसका लगाऊंगा? उसमें प्रेजेंट होने वाले एटम्स का। खत्म बात। ठीक है, अब कितने एटम्स प्रेजेंट है ये किससे पता चलेगा? Z की वैल्यू से। ठीक है, और कितने एटम्स बोल रहा हूं मैं, कितने मोल्स एटम्स नहीं बोल रहा हूं। मतलब मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि मैंने क्या किया? ऊपर मैंने क्या रखा? मास क्या है? m। ठीक है, अब वो कितने एटम है उनका मास, तो उससे मैंने Z से इंटू कर दिया। सपोज BCC है तो एक्चुअल में जो एटम्स का कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 2 का। तो 2 का मास लगाऊंगा ना मैं। तो सपोज एक का मास m है तो इंटू Z कर दूंगा। Z की वैल्यू कितनी आएगी? 2 BCC में, तो 2m हो गया। और अपॉन क्या लगाऊंगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वो कितना है? a³। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने क्या किया? ये मैंने m को बड़ा M लिख दिया और नीचे Na लिख दिया। ये क्या तामझाम मैंने खेल दिया?
इस बात को समझो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे सोडियम का मास बताओ, तो क्या बोलोगे? सर 23 ग्राम पर मोल। ये पर मोल क्या था? मतलब 1 मोल का मास सर मेरा 23 ग्राम है। बट मैं आपसे क्या कह रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, मुझे एक एटम का मास बताओ भाई, मुझे वहां पर एटम का मास लगाना है। तो आप क्या बोलोगे कि सर Na एटम का मास जो है वो तो 23 ग्राम है ना? तो एक एटम का मास मेरा 23/Na हो गया, है ना? तो बस मैंने वही किया है कि एक एटम का मास मेरा m ग्राम पर मोल था, एक मोल एटम का, तो एक एटम का कितना हो गया? m/Na। बस इतना ही किया और ये मेरा डेंसिटी का एक फॉर्मूला बढ़िया सा तैयार होके रख गया। ठीक है, अब इस डेंसिटी के फॉर्मूले में मुझे 4 चीजें दी होंगी, 5वीं चीज निकालनी होगी। सिंपल सी बात थी। आपको ये डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। D = Zm/A³ Na। Na क्या है मेरा? एवोगैड्रो नंबर। चलो अब इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन दिया था वो बहुत अजीब सॉल्यूशन था, उस तरीके से मत करना, जैसे मैं बताऊं वैसे करना। देखो क्या है क्वेश्चन, एक एटम, एक एलिमेंट है बीसीसी स्ट्रक्चर का, जिसकी एज लेंथ दे रखी है मुझे, और मुझे उसकी डेंसिटी दे रखी है, और मुझसे पूछा है कि उसके 208 ग्राम में कितने एटम्स मेरे प्रेजेंट होंगे। तो अब मुझे वो निकालना है। तो अब देखो मैं कैसे निकालूंगा। मुझे एक ही फॉर्मूला आता है, क्या? डेंसिटी वाला। तो उसी को लगाओ चुपचाप। देखो 7.2 क्या है? डेंसिटी इज इक्वस टू बीसीसी लैटिस है, तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी? 2 इंटू एम। एम मुझे अभी पता नहीं है, मुझे 208 ग्राम में निकालना है। उसने ये नहीं बोला उस एटम का मास 208 ग्राम है, इस बात को याद रखना। तो मतलब मुझे अभी उसका मोलर मास नहीं पता है। बहुत अच्छी बात है। अपॉन A³। ए कितना है? 288 पिकोमीटर। इस बात पे फोकस कर लो, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, ये पिकोमीटर में है, यूनिट का लोचा। तो सबसे पहले 288 पिकोमीटर को किस में चेंज करूंगा मैं? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में होते हैं मेरे कितने? 10⁻12 पिकोमीटर। मतलब 1 पिकोमीटर में मेरे कितने हो गए? 10⁻−12 मीटर। और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 10⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा? 7.2 इज इक्वस टू Z मतलब 2, M मुझे पता नहीं है, अपॉन 288 इंटू 10⁻³ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका M आएगा 51.624। ये मेरी आ गई M की वैल्यू, मतलब मेरी मोलर मास की वैल्यू। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मेरे इतने ग्राम एटम में, मतलब इतने ग्राम में मेरे कितने एटम होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। वो मुझसे क्या पूछ रहा है? इतने ग्राम में कितने होंगे। तो यूनिटरी मेथड लगाओ, जब इतने ग्राम में इतने हैं तो 1 ग्राम में इतना बटा, और 208 ग्राम में मतलब 208 से इंटू। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, और इसका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा? 24.17 इंटू 10⁻23 एटम्स। कितना? 24.17 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये इतने एटम्स मेरे निकल कर आएंगे। ठीक है, नीचे जो मैंने गलती से, अरे यार मैंने क्या कर दिया, नीचे मैंने गलती से वॉल्यूम रखना था, मैंने भूल से लेंथ रख दी। क्या लिखूंगा मैं? 288 का क्यूब लिखूंगा वॉल्यूम में। तो वो मेरा कितना आएगा? 2.39 इंटू 10⁻23। जहां पर मैंने 288 इंटू 10⁻−10 रखा था, उसकी जगह आपको ये वाली वैल्यू रखनी है। ठीक है, और उससे वैल्यू निकल के आएगी 51.624। मैंने निकाल के रखी है ऑलरेडी कैलकुलेटर से। आप जब इसका सॉल्यूशन एनसीईआरटी में देखोगे तो वो आपको बहुत अजीब तरीके का लगेगा, आपको समझ नहीं आएगा। मैंने आपको ये वाला तरीका बताया है, इसमें हम टोटल मोल्स से गए हैं, क्योंकि हमें मोल्स आता है। ठीक है ना, उसने जो सॉल्यूशन निकाला है वो भी सही है, बट वो उसने थोड़ा सा
उल्टा करके चला हुआ है। वो उसने पहले मोल्स निकाले हैं, बाद में वो गया हुआ है, ठीक है। हमने वो पहले उसने नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, उसके बाद वो मोल के थ्रू गया हुआ है। बट हमने पहले क्या किया, पहले हमने मोल्स निकाले और उसके बाद हमने उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं ये पता किया, ठीक है। चलो हाँ, अब बात करते हैं आयनिक सॉलिड्स की। छोटा सा पार्ट है आयनिक सॉलिड्स, एक्चुअली में एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, बट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो एक छोटा सा पार्ट है उसको समझ लेते हैं। देखो, आयनिक सॉलिड्स का मतलब क्या है, जो मैंने आपको बोला ना कि वो लैटिस पॉइंट्स हैं, वहां पर मेरे आयंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और मैंने बोला कि वो जो वॉइड्स बन रहे हैं ना, वहां पर भी मेरा कोई ना कोई आयन प्रेजेंट होगा। मतलब आयनिक सॉलिड का मतलब है कि मेरे लैटिस पॉइंट पर भी आयंस प्रेजेंट होंगे और मेरे वॉइड्स पर भी आयंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा लैटिस पॉइंट होता है वो कैसा होता है, बड़ा, तो वहां पर मेरा प्रेजेंट होगा बड़ा आयन। और जो मेरा वॉइड होता है वो होता है छोटा, वहां पर मेरा प्रेजेंट होगा छोटा आयन। अब याद करो पीरियोडिक टेबल और उसमें सोचो कि एक एनायन बड़ा होता है या एक कैटाइन, तो आपको पता चलेगा एक एनायन एक कैटाइन से बड़ा होता है। अगर मैं आपसे कहूँ F माइनस और Na पॉजिटिव में किसका साइज बड़ा, तो F माइनस का बड़ा है ना। क्यों, क्योंकि उसके अंदर Z की वैल्यू कम आएगी। ये सब हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं। तो अब जब मैं इसमें आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा कि आयनिक सॉलिड्स में मेरा जो लैटिस पॉइंट्स होंगे वहां पर मेरे बिगर आयंस प्रेजेंट होंगे, मतलब मेरा एनाइन प्रेजेंट होगा। और जो मेरा वॉइड है वहां पर मेरे छोटे आयंस प्रेजेंट होंगे, मतलब मेरा स्मॉलर आयन प्रेजेंट होगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो अब मेरे से इसमें रेशियोज निकलवाए जाते हैं। क्या कि सपोज मेरा एक ये ट्राइंगुलर एटम का कॉम्बिनेशन था और इसके द्वारा बीच में बनने वाला जो वॉइड था वो कैसा था, ट्राइंगुलर वॉइड, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या बोला कि मेरे लैटिस पॉइंट्स पर कौन से एटम प्रेजेंट होंगे, मेरे लैटिस पॉइंट पर प्रेजेंट होंगे एनायन, ठीक है। तो ये वाली जो रेडियस है वो क्या होगी, एनायन की रेडियस, आर माइनस बोल दूं मैं इसको, तो ये भी क्या हो गया, आर माइनस, ठीक है। वॉइड्स में मेरा क्या प्रेजेंट है, कैटायन, ठीक है ना। कैटायन मतलब बोले तो स्मॉलर आयन। देखो मैं हमेशा ये वाली चीज रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूं कि लैटिस पर मेरे एनायन आएंगे और जो मेरा वॉइड है वहां पर मेरा कैटायन आएगा, बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे क्या बोला, जनरली एनायन कैटायन से बड़ा होता है, इसलिए मेरा लैटिस पर एनायन आएगा और मेरा वॉइड्स में कैटायंस आएंगे। अगर कभी ऐसा हो जाए कि मैंने कैटायन ले लिया बड़ा, एनायन ले लिया छोटा, ऐसे भी एग्जांपल्स होते हैं, बट वो हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। बट जनरल क्या है कि एनायन मेरा कहाँ पर होगा, वो सॉरी बड़ा आयन मेरा कहाँ पर होगा, लैटिस पॉइंट्स पर। अगर ऐसा हो जाए कि कैटायन एनायन से बड़ा है तो मैं कैटायन को लैटिस पॉइंट पर रखूंगा और एनायन को कहाँ पर रख दूंगा, वॉइड्स पर, ठीक है। तो अब इसमें देखो मैंने क्या किया, आर माइनस, और ये वाला जो वॉइड है ना इसमें जो छोटा सा सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस क्या मान ली मैंने, आर प्लस, ठीक है। और उसके बाद मैंने इन ट्राइंगल एबीसी में साइन सी निकाला। साइन सी क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, ठीक है। और फिर मैंने ए बी की वैल्यू रखी, ए सी की वैल्यू रखी आर के टर्म में, ठीक है। और फिर मैंने आर अपॉन आर का क्या निकाला, रेशियो, वो कितना आया 0.155 या उससे ज़्यादा। मतलब मेरी आर अपॉन छोटे आर मतलब कैटायन की रेडियस अपॉन एनायन की रेडियस का जो रेशियो होगा वो मिनिमम से मिनिमम 0.155 होगा, ठीक है, या उससे ज्यादा होगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब इसका उल्टा सुनो कि जब भी मेरे कैटायन अपॉन एनायन का रेडियस इतना आएगा या इससे ज्यादा आएगा तो उसमें बनने वाला जो वॉइड होगा वो मेरा ट्रायंगुलर वॉइड होगा। मैंने यहां से ये कंक्लूजन निकाला। और ऐसे ही कर करके जब मैंने सारे वॉइड्स के अपने ऐसे एटम्स के कंक्लूजन निकाले तो मेरे पास ये टेबल बन के आई। क्या कि अगर मेरा कैटायन एनायन का रेशियो 0 से लेके 0.155 का है तो उसमें जो ज्योमेट्री बन रही होगी वो कैसी होगी, लीनियर, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। जब इतने के इतने बीच में है तो उसके द्वारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3 और उसके द्वारा बनने वाला वॉइड होगा ट्रायंगुलर। जब इतना है तो 4 और टेट्राहेड्रल, इतना तो 6 ऑक्टाहेड्रल, इतना तो 8 क्यूबिक और इतना तो 12 क्लोज्ड स्फीयर पैकिंग। ये आपके काम का नहीं है, आपको क्यूबिक तक याद रखना है।
ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, इसका कोई टूल नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। आपको ये वैल्यू याद रखनी है, इनके अंदर आने वाले कोऑर्डिनेशन नंबर भी याद रखने हैं और इनके द्वारा बनने वाली ज्योमेट्री भी याद रखनी है, ठीक है। चलो और ये हो गए आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको इनको सॉल्व करना है। कल हम सबसे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपने नए टॉपिक पर चलेंगे जिसका नाम होगा इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। मतलब अब मेरा जितना भी समझने वाला पार्ट था वो खत्म हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, केवल रट्टा मारा मारी चलेगी, केवल थ्योरी चलेगी। अब सॉलिड्स के नाम पर केवल थ्योरी चलेगी, समझने वाला पार्ट गया, मैथमेटिकल पूरा पार्ट गया, सब कुछ चला गया है, ठीक है ना। अब मैंने जितना पढ़ा दिया है केवल आपको उतना रट्टा मारना है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अभी आपने आज की क्वेश्चन देखे पैकिंग पर, उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें मैं अपनी ट्रिक लगा सकूं, ठीक है। मतलब मुझे चीजें अगर आती हैं तो ही मैं उसको कर पाऊंगा। मुझे पता होना चाहिए एज कौन सी है, मुझे पता होना चाहिए एज सेंटर कौन सा है, मुझे पता होना चाहिए एज सेंटर पर किस जगह ऑक्टाहेड्रल वॉइड आता है, मुझे पता होना चाहिए बॉडी डायगोनल पर किस जगह टेट्राहेड्रल वॉइड आता है, मुझे पता होना चाहिए किसका कंट्रीब्यूशन कितना है ना, और मुझे पता होनी चाहिए किसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है। क्यों? क्योंकि अगर वो सब भी पता है ना तो भी आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वहां पर आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब जितना भी पढ़ा सब कुछ इंपॉर्टेंट था और वो दोनों क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए थे, तो मतलब एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही कवर करेंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपको अब पैकिंग इफिशियंसी और डेंसिटी निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। डेंसिटी का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, आपको 4 चीजें हर फॉर्मूले में दी होंगी और आपको 5वीं निकालनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन भी है, उसमें भी ऐसा ही है, ठीक है। तो आप उसको प्रैक्टिस करिएगा, उस पर जो भी आपको न्यूमेरिकल मिले उसको सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आए प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर हमारे पेज पर केमिस्ट्री अड्डा पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा और वहां पर हम लोगों को फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, अच्छे से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए।